जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ये बहुत पुरानी कहावत है, आपने कई बार सुना भी होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए नए कानून जो कि आपराधिक कानून है वो रात 12 बजे से लागू हो गए हैं। इसी दिशा में एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अपने दर्शकों को बता दें कि नए 3 आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं उसमें कई तरह के बदलाव है। आखिरकार वो बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और उससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? तारीख पर तारीख ये बॉलीवुड फिल्म का एक बहुत पुराना डायलॉग रहा है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आम लोगों के लिए न्याय संगत अब जो है तमाम धाराएं हैं, तमाम जो कानून है उसे बनाया जा सके, इस पर खास फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए भी इसमें देखा गया है कि जो अपराध उनके खिलाफ होते हैं उसमें कड़ा से कड़ा सजा का प्रावधान दिया गया है। और इन तमाम चीजों को समझाने के लिए खुद हमारे साथ डॉक्टर अभिनव शर्मा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है। शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मंजुराज। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और अगर वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए अपना सवाल रख सकते हैं कि आखिरकार कौन सी धाराएं अब बदली गई हैं, क्योंकि कई धाराएं जिन्हें हटा दिया गया है, कई धाराएं हैं जोड़ी गई हैं, उपधाराएं जोड़ी गई हैं। तो जाहिर तौर पर आसान शब्दों में जरा अभिनव जी आप बताइएगा, समझाइएगा आम लोगों के लिए कि जो कहा जा रहा है कि जो अब कानून नए अपराध के जुड़ गए हैं, लागू हो गए हैं रात 12 बजे से, वो आम लोगों के लिए फायदेमंद है। उसमें दंड पर जोर नहीं, न्याय पर जोर है, यानी कि वो न्याय संगत है। कैसे? देखिए मंजू, एक जो कानून बनते हैं उनके अंदर उनके शब्दावली का जो इस्तेमाल होता है वो अपने आप में कानून बनाने वालों की भावनाओं को दर्शाते हैं। तो अब तक जो कानून बने हुए थे, आप देखेंगे ये दशकों पुराने जो कानून थे, यूं कहें कि शताब्दी पुराना एक कानून था आपराधिक दंड देने का। वो अपराध को एक दंड की प्रक्रिया से गुजारने की पद्धति डिटरमाइन करता था बेसिकली। तो आप जब अपराध करता है कोई अपराधी तो उसको वो दंड देता था, यानी वो सजा के बिंदु तक था। उसका ये कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं था उस वक्त कानून बनाते वक्त अंग्रेजी शासकों का कि जो पीड़ित न्यायालय के समक्ष आया है उसको कोई न्याय दिया जा रहा है। वहां ऑब्जेक्टिव था कि जिसने सजा की है उसको दंड दिया जा रहा है। तो बेसिक बड़ा डिफरेंस जो इन कानूनों के माध्यम से यूं समझिए कि मैसेज को कम्युनिकेट करने का किया गया है, वो ये किया गया है, जैसा नाम से ही विदित है, ये भारतीय न्याय की संहिता बनाई गई है। यानी इंडियन पीनल कोड जो था, भारतीय दंड संहिता जो थी, उसको दंड देने की संहिता को अब न्याय की संहिता में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी सब के बीच में जो न्याय की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से विक्टिम जो आएगा, ये विक्टिम सेंट्रिक कानून बना दिया गया। अभी तक ये क्या था, एक क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, इंग्लिश क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो पार्ट था जहां पर दंड देना अपराध को कम करने की परिभाषा में माना जाता था। तो ये एक ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि एक, जैसे हम मनोचिकित्सा जानते हैं कि एक बीमार आदमी की चिकित्सा होती है, जैसे हम जानते हैं कि एक दर्शन शास्त्र होता है, तो वैसे ही एक साइकोलॉजी है कानून की। उस साइकोलॉजी को, उस दर्शन शास्त्र को ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया जाता है। ये विधि का दर्शन शास्त्र है। तो एक मॉडर्न सोच का परिचायक इसको बनाया गया है कि हमारा, यानी भारत का जो प्रतिनिधित्व हम इस कानून के माध्यम से, एक प्रतिरूपण जिसे कहा जाए ज्यादा ठीक होगा, यानी डिपिक्शन जो हम कर रहे हैं कानून का, वो डिपिक्शन विक्टिम सेंट्रिक है, न कि अपराध को कम करने के उद्देश्य से दंड का आरोपण। क्योंकि लॉ ये है, डेटरेंस फोर्स होता है, जरूरी भी होता है कानून में हो, क्योंकि नए नए तरीके इजाद जो है अपराधी करते हैं। आप देखिए, मॉब लिंचिंग पहले नहीं होती थी, लेकिन अब मॉब लिंचिंग का जो कल्चर आया है, तो पहले कानून में इस चीज का जिक्र नहीं था। यानी कहीं ना कहीं जरूरत थी कि इसको लेकर भी अपराध की धाराएं गठित की जाए। अभिनव जी, वो सारी चीज ठीक है, अपराध की धाराएं तो दंड की वहां पे भी गठित की जा सकती थी पुराने कानून में। यहाँ सवाल मूल ये है कि आज 1 जनवरी 1 जुलाई को ऐसा क्या बदलने जा रहा है, बदलने क्या जा रहा है, इससे होगा क्या? मतलब आपने देखा जाए तो आप, अगर आप देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी की है। एनसीआरबी का गूगल प्ले के ऊपर और एप्पल स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन है। कोई भी आम साधारण व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है और उसमें बदलाव क्या हुए पुराने कानून और नए कानून में, उसका अध्ययन कर सकता है। सवाल यहाँ ये है कि भारत सरकार ने ऐसा कर क्या दिया? अगर केवल न्यूमेरिकली नंबर ही तो चेंज किए, हम वकीलों की भाषा में अगर हम समझाएं एक आम आदमी को, तो ये हुआ है कि
मर्डर की धारा 302 थी, अब वो बदल करके कुछ और हो गई है, कहीं 104, कहीं 105 नंबर ऊपर नीचे कर दिए। तो एक आम आदमी तो गया, क्या किया, कुछ नहीं, शर्ट बदल करके लाइन में दोबारा लगा दिया किसी आदमी को। तो मंदिर का प्रसाद थोड़ी है कि लाइन में कपड़े बदल करके दोबारा लग गए और लेकर के आ गए, नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे सारे चैप्टर जो जिन धाराओं को, जिन पर्टिकुलर अपराधों को एक पर्टिकुलर अलग अलग जगह पर रखा गया था, उसको रीशफल किया गया है। इस उद्देश्य के साथ में रीशफल किया गया है कि किस प्रकार से हम इस कानून को विक्टिम सेंट्रिक बनाएं। अब आप समझने की कोशिश करें कि पहले ये हो रहा था कि हम डेटरेंस थ्योरी पे चल रहा था पूरा देश का कानून, जो आज से पहले यानी जो चल रहा है कानून, वो जो जिस पे अभी न्याय प्रक्रिया काम कर रही है, वो डेटरेंस फोर्स था कि भाई अपराध किया, किसी ने रेप किया बच्ची के साथ में, और वो दुष्कर्म की घटना के बाद में उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए। जब तक समाज में आग लगी हुई है, लोग चिंतित हैं, तब तक में वो सारा अपराध का परिणाम आना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया ऐसी थी कि वो प्रक्रिया दंड देने की प्रक्रिया है, तो दंड देने में क्या है, 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अब आप जब ये प्रिंसिपल लेकर के दंड देने उतरोगे, तो आपके हर रास्ते में से एक ना एक लूप होल निकाल करके आदमी निकल करके चला जाता था। अब क्या किया गया है कि भैया आ गया ना कोर्ट के सामने, तो अब इसका फैसला करो, 45 दिन के अंदर निर्णय करो, आप जजमेंट सुनाओ। ऐसा क्यों होता, 11-11 साल ट्रायल चल रही है, लोग 8-8 साल जेलों में बंद पड़े हुए हैं। अगर आप पुराना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, तो एक नीलबत्ती बेहरा का जजमेंट आया, मार के ट्रेन की पटरी पे पटक दिया, कोर्ट ने कहा कंपनसेशन दो, राइट टू फंडामेंटल राइट है, अगर आप किसी को उठाते हो नहीं कर सकते। डीके बासु का जजमेंट आया, जिसमें जेलों में बंद करते थे तो हथकड़ियां लगा देते थे, उसको बताते नहीं थे घर वालों को, बहुत लेट। आप सोचे 94-96 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, उसके बाद कई दशकों तक सरकार सोती रही। सीआरपीसी में उसके बाद में अमेंडमेंट किया गया और विधिक सेवा का प्रावधान जोड़ा गया कि एक फ्री वकील दिया जाएगा, जो अरेस्ट होगा व्यक्ति का, नाम प्लेट लगानी पड़ेगी पुलिस वालों को, हथकड़ी नहीं लगा सकते, हाथ पकड़ करके रखिए और अरेस्ट बता दीजिए अनलेस एंड अनटिल की वो हीनियस ऑफेंस का व्यक्ति हो। सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी को खत्म कर दिया, ये कानून वापस हथकड़ी लेकर के आ गया और यहाँ कहा है कि अब तो हथकड़ी लगा सकते हो, किन किन चीजों में लगा सकते हो वो बताने की कोशिश की गई, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि कोई अगर अपराध कर रहा है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई बहुत सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, तो उस ऑफेंस कमिट करने वाले व्यक्ति को हथकड़ी लगा के समाज में एक मैसेज दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया को विक्टिम को सेंट्रिक रख करके बनाया जाए। कोर्ट के अंदर एविडेंसेस, अब आप देखें, ये कह दिया कि पुलिस जो है वो, जैसे आप लॉस एंजलिस पुलिस को देखें या विदेशों की पुलिस को देखें, तो आप यूट्यूब के अंदर कई सारे फुटेजेस भरी पड़ी है, जहां पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनकी बॉडी कैम लगा होता है और वो बॉडी कैम के फुटेजेस एविडेंस के रूप में यूज होती है कि हमने आपको समझाया था, आप नहीं माने, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं और आपका राइट है, आप चुप रह सकते हैं, ये कर सकते हैं। उनको पूरा जो है संविधान के तहत वो अमेरिका में इस तरीके की चीजें करते हैं। अब वो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इक्विप्ड नहीं है, तैयारी नहीं है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, ओरिएंटेशन नहीं है। आप समझिए 200 साल से चली आ रही एक पुलिसिंग की व्यवस्था के अंदर वही वर्दीधारी व्यक्तियों को अचानक से मॉडर्न करने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं है इस चीज के लिए, समय लगेगा। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं देरी हुई है, लेकिन इस सिस्टम बहुत पहले को क्या फिर बदलना होगा, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है आपने नए कानून, आपराधिक कानून लागू तो कर दिए, लेकिन इसके लिए सिस्टम तो आप बनाइए, सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। अब आप सोचिए माइंडसेट जजेस का भी चेंज करना पड़ेगा, 45 दिन में फैसला देना है, अभी वो एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, मतलब एक टर्निंग फेज आएगा। और मैं समझता हूँ गृह मंत्री ने आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है और उनकी बात से मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ। अमित शाह ने ये कहा कि श्री अमित शाह जी ने कि 3 साल का समय हमें दीजिए, 3 साल इसमें लगेगा प्रोसेस के अंदर। तो ये तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए एक हितकारी चीज है। कानून के नाम भले ही बदल दिए, भारतीयता उसके अंदर जोड़ दी, उसमें नई परंपरागत चीजों, पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजों का समावेश किया गया, लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा, थोड़ी असुविधा सभी को होगी, हमें भी होगी, न्यायपालिका को भी होगी, वकीलों को भी होगी। सवाल होगा कि आखिरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में आप कैसे सजा जो है और भी कड़ी होने जा रही है नए आपराधिक कानून की वजह से। देखिए वो दर्शक अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, धारा को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट के जरिए अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चूंकि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करेंगे उनके जरिए आप तक जवाब भी जाए। अभिनव शर्मा जी, जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो समय सीमा तय की
कही है कि भाई 45 दिनों के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। ये मांग तो लगातार आम इंसान करता था। जमीनी विवाद इतने बड़े बड़े हो जाते थे या फिर सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म के मामले इतने बड़े हो जाते थे कि उस बच्ची की जिंदगी निकल जाती थी, या ये वो बच्ची अगर गुजर जाती थी तो उसके माँ बाप जो है वो न्याय का इंतजार करते करते खुद गुजर जाते थे, लेकिन उसके बाद न्याय आता था। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड की तस्वीरें हमने बहुत ज्यादा देखी है। तो क्या उस पर अब लगाम लग पाएगी? क्योंकि अगर आप कोर्ट का देखते हैं तो कोर्ट की तरफ से तो दिक्कत यही है ना कि बहुत ज्यादा जजेस है नहीं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, तो ये होगा कैसे फिर? मंजुरा जी, आपका बहुत ही जिसे कहा जाए बर्निंग क्वेश्चन है एक तरह से। इस बर्निंग क्वेश्चन का आंसर तो समय के गर्त में छुपा है। देखो होगा कैसे, तो माइंडसेट चेंज करने की बात है। अगर स्ट्रॉन्ग जिजीविषा के साथ लगे सरकार भी, प्रोसिक्यूटर्स भी, वकील भी और न्यायपालिका भी, तो सब चीजें बदल सकती हैं। इस देश ने बदलाव देखा है। पिछले 10-15 साल में हमने बदलाव देखा है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको हमें इस वक्त देख रहे होंगे, विदेश जाते होंगे तो पहले हिंदुस्तान से आए हैं या बोलते थे इंडिया से आए हैं तो बड़े अजीब सा देख के निगलेक्ट किया जाता था। आज अगर कोई विदेश में खड़ा होकर कहता है कि हम इंडिया से हैं तो बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। आपकी एक इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू बनी है भारत की आज की तारीख में। और ये कानून, यानी जब आप ये देखें, एक देश का कानून उसकी रीढ़ की हड्डी है। 3 कानून इस हिंदुस्तान की बैकबोन का पूरा फॉर्मेशन करते हैं। इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। उन तीनों ही कानूनों को पलट करके सरकार ने उसमें एक बिल्कुल नई स्वरूपता के साथ में उसको ले आई। कानून बदलना आसान नहीं होता। 8 साल गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमें लगे डिस्कशंस वगैरह में, जो लोग कह रहे हैं कि इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, आनंद फानंद में ले आए, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। तो अगर इस तरीके की बातें जो करके मिथ्या भ्रम फैलाते हैं, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। 8 साल सरकार कह रही है कि हमने इसमें प्रयास किया। मैं कहता हूं कि इसमें कोई प्रयास किया नहीं किया, कानूनों को नया स्वरूप दिया, लेकिन कंटेंट वही है। जिसे एक राजा हिंदुस्तानी फिल्म का, जहां तक मुझे अगर याद पड़ता है, वो गाना है नए पॉकेट में बेचे चीज पुरानी। तो वो कुछ कुछ वैसी सी कहानी है, परंतु वो जो कवर बदला गया है ना, जो जिसको कहते हैं मजमून जो बदला है, वो मजमून इस कदर बदल दिया गया है कि अब आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर की भावना बदल गई है। इस कानून में कुछ नहीं बदला, सिवाय चंद चुनिंदा चीजों को ऐड करने के अलावा कुछ नहीं किया गया। नंबरों को रीनंबर कर दिया गया, चैप्टर को आगे से पीछे कर दिया गया। न तो मर्डर की, ऐसा थोड़ी है कि मर्डर को डिलीट कर दिया। मर्डर की डेफिनेशन तो है, मर्डर की परिभाषा भी है, रेप भी वही है, रेप की परिभाषा भी वही है। अरेस्ट धारा 41 में होती थी, 41 सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट भी है। ऐसा तो है नहीं कि अरेस्ट के प्रावधान बंद कर दिए गए। महिलाओं को लेकर आप जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि कई महिला दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कि अगर उनके खिलाफ अपराध होता है, एक ताजा अपडेट भी दे दूं कि दौसा में, राजस्थान में ये पहला जो नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। घरेलू हिंसा को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है नए कानून के तहत। 1 जुलाई से जो भी अब एफआईआर दर्ज होगी वो नए कानून के तहत पूरा ट्रायल चलेगा, लेकिन उससे पहले की जो केस दर्ज है उन पे पुराना ही कानून लागू होगा। देखिए 0 नंबर एफआईआर, मंजुराज, जो सजा है अब वो और कड़ी होगी अगर अपराध कोई महिलाओं के खिलाफ करता है तो। बिल्कुल सजा कड़ी की गई है, दंड का प्रावधान बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, प्लस उसके डिस्पोजल का सिस्टम भी बदल दिया गया है। उसमें अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि किसी भी दुष्कर्म की पीड़ित महिला अगर है, रेप विक्टिम है या किसी सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, उसका बयान केवल और केवल महिला अधिकारी लेंगी। उसका किस तरीके से 7 दिन के अंदर मेडिकल करा के, फॉरेंसिक रिपोर्ट लाके कोर्ट में चालान टाइम बाउंड तरीके से पेश करना पड़ेगा और कोर्ट को उसे टाइम बाउंड तरीके से डिस्पोजल करना पड़ेगा। ये सब निर्धारित कर दिया गया है। ये कुछ नई चीजें हैं जो अगर चाहती सरकार तो पुराने कानून में अमेंडमेंट करके भी ला सकती थी, संशोधन करके भी ला सकती थी, लेकिन सरकार ने ये विचार किया कि हम अगर केवल दंड का संशोधन करते रहेंगे, यानी हम अपराध को रोकथाम के लिए कानून बनते हैं, और हम उन बनने वाले कानूनों में हम क्या कर रहे हैं, केवल हम कानून परिभाषित कर, अपराध परिभाषित करते हैं और अपराध की शास्ति परिभाषित कर देते हैं। क्रिमिनोलॉजी के फादर कहे जाते हैं सदरलैंड। ये एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे और क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बात कही थी कि had there been no sanction attached to an offense would never be an offense। मतलब एक अपराध तभी तक है जब तक उसके साथ कोई दंड या शास्ति जुड़ी हुई है।
अगर मैं 376 जो अभी 375 पुरानी धारा है रेप की, 376 उसकी सजा है, तो हम सब कहते हैं रेप कर दिया, 376 का मुकदमा बन गया। 376 का मुकदमा नहीं होता, मुकदमा 375-76 का होता है। 375 में रेप को परिभाषित किया और उसके साथ 376 बनाई, उसके साथ उसकी शास्ति चिपका दी। तो ये एक सोशियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल, एक फिलोसॉफिकल जो आइडियोलॉजी थी कानून की, उस कानून को बदला गया है, उस सोच को बदला गया है। कानून के प्रावधान वही है, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ स्ट्रिंजेंट होंगे, कुछ महिलाओं विमेन सेंट्रिक होंगे, कुछ चाइल्ड सेंट्रिक होंगे। इसके अंदर आने वाले समय में हो सकता है और तरीके के कानून इसके अंदर जुड़े, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर केवल एक मूलभूत चीज बदली है मेरे हिसाब से, सिर्फ एक, और वो है भावना। क्या देना है, हम डिलीवरी क्या दे रहे हैं इस सिस्टम से, वो डिलीवरी का चेंज कर दिया गया। कम है, बता सके आम लोगों को इस नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या फायदा होगा संक्षेप में? बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। आप घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेवलिंग कर रहे थे, आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, आप अपने घर आकर के 0 नंबरी एफआईआर कर दे और उसके बाद 3 दिन बाद आपको संबंधित थाने में जाके उस पर हस्ताक्षर करना होगा, वो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके लिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कस्टडी में लेने से पहले उसके बारे में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर एक बहुत जबरदस्त कंट्रोल लगाया है। जो अंग्रेजों की पुलिस थी उसको भारतीय पुलिस बनाने की अब कोशिश की गई है। न्यायपालिका के ऊपर भी एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन डालने का काम किया गया है। एक जिम्मेदारी दी गई है कि ये विक्टिम सेंट्रिक कानून है, ये दंडात्मक कानून नहीं है। न्यायाधीशों को अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए कहा गया है इस कानून के माध्यम से, और एक समयबद्ध तरीके से फैसले सुनाने के लिए कहा गया है। प्रोसिक्यूशन को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जल्दी इसको निस्तारित करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमें वक्त देने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि ये नए आपराधिक कानून जो आए हैं आखिरकार वो क्या है, और उम्मीद करते हैं कि इससे सकारात्मक बदलाव कानून के क्षेत्र में आएगा। शुक्रिया। थैंक यू मंजुराज। आज के मुद्दे में इतना ही। लगातार आपसे जुड़े मुद्दे हम लाते रहेंगे, आपके साथ तमाम विचारों को साझा करते रहेंगे।